फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के NDA फर्स्ट 2021 के एग्जाम बेहद नजदीक आ चुके हैं और अब तो एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो NDA की इस करंट अफेयर की सेकंड सीरीज में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को साझा करूंगा और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जान सकेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहां पर आपको दिया गया है यूरोप लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट फ्रांसिस्को पिज़ारो इज ज्वाइंट वेंचर ऑफ, यानी कि यूरोप का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जिसका नाम फ्रांसिस्को पिज़ारो है, वो किसके ज्वाइंट वेंचर यानी कि किसके सहयोग के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट स्पेन इटली, ऑप्शन सेकंड स्पेन फ्रांस, ऑप्शन थर्ड ब्रिटेन फ्रांस एंड ऑप्शन फोर्थ स्पेन एंड स्विट्जरलैंड। तो देखिए ये आपका एक तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड खबर है, साथ ही साथ एक इनोवेशन से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर अभी आपको बताना है कि यूरोप का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किसके ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन एंड फ्रांस के सहयोग से आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता 590 मेगावाट होगी, अब ये बनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। विच कंट्रीज विथड्रू फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी, इनमें से कौन से देश या कौन से देशों ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर कर लिया है। ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अजरबैजान एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए ओपन स्काई ट्रीटी जो अभी वर्ष 2020 और 2021 में खबरों में रही थी और आपको बताना है कि इस संधि से, जिसका नाम क्या है ओपन स्काई ट्रीटी है, उससे किस देश ने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि रशिया और अमेरिका दोनों ही ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गए हैं। नवंबर 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने देश को इस ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर कर लिया था। तो इस प्रकार से एक तो अमेरिका हो गया और उसके बाद अभी हाल ही में रशिया ने अपने आप को इस ओपन स्काई ट्रीटी से अलग कर लिया है। ये ट्रीटी आपकी इंप्लीमेंटेशन में आई थी 2001 में और इसमें अभी लगभग 34 देश शामिल हैं और अभी हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी कि अमेरिका और रशिया इस ट्रीटी से, इस संधि से बाहर हो गया है। ये संधि है क्या? ये संधि आपके मेंबर देशों को यानी कि जो भी इस संधि का सदस्य देश है उसको ये अनुमति देती है कि वह बिना मंजूरी लिए अपने दूसरे सदस्य देशों के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जाके उनका मुआयना कर सकता है और जान सकता है कि कितना वो अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, उनके पास आर्मामेंट कितने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ओमकारेश्वर डैम ऑन विच रिवर, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अब ओमकारेश्वर डैम पर बनने जा रहा है। ओमकारेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए द गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चिनाब एंड ऑप्शन डी सतलुज। तो ये भी देखिए आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी साथ ही साथ इनोवेशन से रिलेटेड एक आपका इवेंट है, क्वेश्चन है और यहां पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। डैम तो आपको पता चला गया, ओमकारेश्वर डैम। अब इसी क्वेश्चन से आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि ये ओमकारेश्वर डैम कहां पे है, ये बांध कहां पे है, किस प्रदेश में है, अगर आप इतना भी जानते हैं तो अपना आंसर आसानी से गेस कर सकते हैं। तो देखिए ओमकारेश्वर डैम आपका नर्मदा नदी पे है और नर्मदा नदी कहां पे है? आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 तक इस
प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट आपका 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो कि एनर्जी को बनाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये आपका एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, खबर है, और यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं जो यहां पे आपको दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कथन किस प्रकार से है। पहला, एमफेक्स 21 एक्सरसाइज कंडक्टेड एट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि अभी हाल ही में जो एमफेक्स 2021 की एक्सरसाइज हुई थी वो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। दूसरा, कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड एट अंडमान एंड निकोबार सी एंड बे ऑफ बंगाल। कवच एक्सरसाइज आपका अंडमान निकोबार साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तीसरा, एमफेक्स इज ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ ट्राई सर्विसेज, यानी कि एमफेक्स जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज थी वो एक त्रिसेवा की एक युद्धाभ्यास था। चौथा, एक्सरसाइजेस कवच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमफेक्स 21, यानी कि जो कवच युद्धाभ्यास था वो एमफेक्स 21 का ही एक भाग था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, एनडीए के एग्जाम में सबसे ज्यादा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके डिफेंस से ही एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं, यानी कि सैनिक युद्धाभ्यास से। और अभी सितंबर से लेकर फरवरी 2021 तक आपके जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आयोजित किए गए थे उनका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन को ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे और आप जान सकेंगे कि आपको कैसे वहां पे सही क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए जानते हैं कि पहला जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि एमफेक्स 21 क्या शो करता है, 21 शो करता है ईयर, यानी कि 2021 में ये अंडमान एंड निकोबार में कंडक्ट हुआ। तो ये बिल्कुल आपका सही है। एमफेक्स एक्सरसाइज आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कंडक्ट हुई थी। और एक बात और आप जानते रहिए, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जिसको हम ANNC कहते हैं, वो एक ट्राई सर्विसेज कमांड है, भारत का एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है। अब ट्राई सर्विसेज कमांड होती क्या है, जहां पर आपकी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, साथ ही साथ भारतीय नभसेना एक साथ ऑपरेट करती हैं, उसको हम ट्राई सर्विसेज कमांड कहते हैं। दूसरा, कवच एक्सरसाइज आपका अंडमान एंड निकोबार सी साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में आयोजित हुआ। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, एमफेक्स इज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ ट्राई सर्विसेज, बिल्कुल सही। अगर देखिए, कवच एक्सरसाइज अगर एमफेक्स का भाग है और एमफेक्स साथ ही साथ कवच अगर अंडमान एंड निकोबार में हो रहे हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि तीनों ही सेनाएं, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एक साथ उसको करेंगी। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा तो सही हो गया। अब एक्सरसाइज कवच वाज आल्सो पार्ट ऑफ एमफेक्स 21, तो ये भी आपका सही। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का PDF आप नीचे दिए गए लिंक में प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे देखिए एक बार फिर से आपका डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। यहां पर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, MiG-29 इज नोन एज बाज हॉक इन इंडिया, यानी कि जो हमारा MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको हम बाज के नाम से भी जानते हैं भारत में। दूसरा, MiG-27 इज नोन एज बहादुर इन इंडिया, MiG-27 को बहादुर के नाम से जाना जाता है भारत में। ऑप्शन सी, मिराज 2000 इज नोन एज वज्र इन इंडिया, मिराज 2000 को वज्र के नाम से जाना जाता है। चौथा, सुखोई एंड मिराज 2000 आर रशियन प्रोक्यूर्ड फाइटर प्लेन, यानी कि आपका सुखोई MKI और मिराज 2000 ये एक रशिया के द्वारा लिए गए, खरीदे गए एक फाइटर विमान हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिए कि जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में आप जो है आप सही को भी गलत कर देते हैं। अब चलिए, अगर आपको फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में अच्छे से पता है तो आसानी से आप इसका जवाब दे लेंगे। तो देखिए, MiG-29 को भारत में जो है बाज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा, MiG-29 को
27 को बहादुर के नाम से, मिग 2000 को वज्र के नाम से, बिल्कुल सही। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया है इसमें क्या लिखा है, सुखोई और साथ ही साथ मिराज 2000, सुखोई साथ ही साथ मिराज 2000 रशिया से लिए गए हैं। तो देखिए सुखोई तो रशिया से लिया गया है, लेकिन मिराज को रशिया से नहीं लिया गया है। मिराज कहां का है, मिराज आपका फ्रांस से, ठीक है, और सुखोई कहां से है, आपका रशिया से है। तो यहां पे ये जानने की बात होगी। साथ ही साथ हमने फ्रांस से मिराज लिया है और अभी क्या लिया है, आपका डेसॉल्ट यानी कि राफेल एविएशन का एक विमान लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट यंग रीडर बोट लाइब्रेरी हैज बीन लॉन्च इन, भारत का पहला बोट लाइब्रेरी कहां पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए कोलकाता ऑन हुगली रिवर यानी कि हुगली नदी पर कोलकाता में, दूसरा वाराणसी और रिवर गंगा, ऑप्शन सी ऑन डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑप्शन डी केरल ऑन पेरियार रिवर। ओके, तो देखिए इन चारों ऑप्शन से आप ये भी पता कर पा रहे हैं कि कौन सा झील कहां पे है, कौन सी नदी कहां पे है। और अभी हाल ही की एक न्यूज है कि अभी भारत की पहली बोट लाइब्रेरी का अनावरण किया गया है। अब यह अनावरण कहां पर किया गया है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हुगली रिवर पे, ठीक है। एक शिप है जिसमें एक बोट में लाइब्रेरी बना दी गई है जो कि यंग रीडर्स को बहुत ही प्रभावित करेगी, साथ ही साथ कोलकाता के टूरिज्म को बढ़ाने में एक ये नई पहल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजट। देखिए 1 फरवरी 2021 को बजट आया था और बजट के संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, बजट प्रोविजन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि बजट पेश करने का प्रावधान भारत के अनुच्छेद 112 में निहित है। दूसरा, सिंस 2016 डेट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन शिफ्टेड फ्रॉम 29 फरवरी टू फरवरी 1, यानी कि वर्ष 2016 से ही बजट को जो प्रेजेंट करने की डेट थी उसको 28-29 फरवरी से शिफ्ट करके 1 फरवरी कर दी गई है। तीसरा, ट्रेडिशनल वे ऑफ कैरिंग बजट इन अ लीदर ब्रीफ केस was shifted since 2019 to budget in बही खाता। और चौथा, फिजिकल डिफिसिट एस्टिमेट टू बी 9.5% ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि जो वर्ष 2020-21 का वित्तीय घाटा था वो अनुमान लगाया गया था कि यह 9.5% है हमारी जीडीपी का। जैसा कि आप जानते हैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े और भारत का 1 साल का बजट प्रस्तुत किया गया था। ओके, और ये सभी बजट 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बजट के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि बजट प्रोविजन भारत के अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 112 में निहित है, तो बिल्कुल सही बात है, ये 112 में ही आता है, पहला सही। दूसरा, इसने कहा है कि 2016 से जो बजट को प्रेजेंट करने की डेट थी 28-29 फरवरी को किया जाता था, यानी कि आपका जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर 2015 तक ये जो बजट पेश होता था वो फरवरी के आखिरी तारीख को पेश होता था, लेकिन इस बार की मोदी सरकार ने वर्ष 2016 से उसकी डेट चेंज करके 1 फरवरी कर दी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, ट्रेडिशनल वे था बजट को जो है एक लेदर के ब्रीफ केस में ले जाने का, लेकिन अब इसको बदलकर आप किसमें कह दिया, बही खाता, जिसको हम लेजर कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, अब देखिए जब बजट पेश किया जा रहा था माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उन्होंने वर्ष 2020-21 में जो वित्तीय घाटा बताया था यानी कि फिजिकल डिफिसिट बताया था उसका आंकड़ा था 9.5%, वो भी जीडीपी का। भारत की जीडीपी आपकी कितनी है, चलिए जीडीपी से संदर्भ कुछ चीजें बता देता हूं। तो अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें वो भी नॉमिनल जीडीपी की, तो हम यहां पे जानेंगे कि नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया इज 2.8
ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि अगर हम इसको इंडियन रुपीस में देखें तो 205 लाख करोड़ रुपए की है। और भारत को 2020-21 में घाटा कितने का हो गया, फिजिकल डेफिसिट कितने का हुआ है, तो ये है आपका 9.5%, जो कि लगभग 18 लाख करोड़ रुपए हमारे भारत के अर्थव्यवस्था का होता है। और साथ ही साथ वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री ने यह एस्टिमेट जताया है कि यह अंदेशा जताया है कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को अब 6.8% करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, फिजिकल डेफिसिट एक प्रकार का वित्तीय घाटा होता है और आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक में सभी चीजें, सभी इंडस्ट्रीज एकदम से ठप पड़ गई थी और इस कारण से भारत सरकार को उनके राजस्व में सबसे ज्यादा घाटा झेलना पड़ा था और वो घाटा कितना था, 9.5% था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन विल रन बिटवीन, भारत की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलेगी। पहला, न्यू अटेली हरियाणा टू न्यू किशनगंज राजस्थान, ऑप्शन सेकंड, नासिक महाराष्ट्र टू हावड़ा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली टू त्रिपुरा एंड ऑप्शन फोर्थ इज जरसुगोड़ा आंध्र प्रदेश टू बोरीवली महाराष्ट्र। अभी आपने जनवरी 2021 में देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का अनावरण किया गया, उसको हरी झंडी दिखाई गई। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये ट्रेन किस स्थान से किस स्थान के बीच में चलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के बीच में चलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अवार्ड्स एंड विनर विच इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहां पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन वो भी पुरस्कार और उसके विजेता के बारे में सही नहीं है। पहला, मिजोरम वो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020, मिजोरम ने नेशनल अवार्ड बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए जीता है। दूसरा, राम टेम्पल टैब्ल्यू ऑफ उत्तर प्रदेश वोन फर्स्ट प्राइज ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है 2021 का हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के राम टेम्पल के टैब्ल्यू ने प्रथम पुरस्कार जीता। तीसरा, 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कंक्लूडेड इन पणजी गोवा विद कंट्री इन फोकस बांग्लादेश, यानी कि 51वां इफ्फी महोत्सव गोवा के पणजी में आयोजित हुआ और उसमें बांग्लादेश कंट्री पर मुख्य फोकस रहा। चौथा, इन 51th इफ्फी अवार्ड्स इनटू द डार्कनेस वोन गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। तो देखिए अब यहां पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ओके, कौन सा सही नहीं है, अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन पे, और अगर आप अच्छे से बता ले जाएंगे कौन सा सही नहीं है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप 3 और चीजों को एक्स्ट्रा जान पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पहला, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। मिजोरम ने इस बार के यानी कि 2020 में नीति आयोग के द्वारा जो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस का अवार्ड दिया गया है वो मिजोरम को नहीं दिया गया है, वो मिजोरम को नहीं दिया गया है, बल्कि ये आपके मेघालय को दिया गया है। ओके, अब देखिए राम टेम्पल आप जानते हैं ना, राम टेम्पल की झांकी जो उत्तर प्रदेश की थी उसने बेस्ट प्राइज जीता, तो ये भी सही है। ओके, 51th इफ्फी जो अवार्ड होते हैं वो मुख्यतः आपके गोवा में ही आयोजित किए जाते हैं, तो इस बार का इफ्फी अवार्ड 51वां था जिसको पणजी गोवा में किया गया और मुख्य देश फोकस में कौन रहा, आपका बांग्लादेश। और अगर हम अवार्ड एंड कैटेगरी की बात करें तो देखिए इसमें जो है ये जो फिल्म है इनटू द डार्कनेस, उसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का अपने नाम किया है। तो इन सब तथ्यों पर, पहलुओं पर अच्छे से निगाह बनाए रखिए। साथ ही साथ आप मेजर क्लास की क्लासेस की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए और आपका ये वाला जो अटेम्प्ट है बहुत सारे बच्चों का पहला होगा
बहुत सारों को दूसरा, तीसरा या आखिरी भी होगा। अगर आप इस बार के एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर की मैगजीन जो एमकेसी की है उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अपना सेना में बेहतर भविष्य बनाने के लिए मेजर कलसी क्लासेस के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही पोर्टल पे जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पद्म अवार्ड 2021। अब देखिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की गई है, अब उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। पहला, शिंजो आबे जापान जो कि जापान के हैं एंड नरेंद्र सिंह कपानी जो कि यूएसए के हैं, उनको पद्म विभूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा, नरेंद्र सिंह कपानी इज नोन एज द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि नरेंद्र सिंह कपानी को जो है फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के रूप में जाना जाता है। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंसेस पद्म अवार्ड्स, जो आपका गृह मंत्रालय, भारत का गृह मंत्रालय, वो आपका पद्म अवार्ड जारी करता है। चौथा, पद्म अवार्ड आर नॉट गिवन पोस्टहुमली, यानी कि पद्म अवार्ड आपका मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अब यहां पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा गणतंत्र दिवस हुआ था उसी समय यानी कि 2021 में ही पद्म पुरस्कारों का ऐलान भी कर दिया गया था। अब आपको पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर हम बात करें पहले कथन की तो शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब उनकी जगह किसने ले ली है? योशिहिदे सुगा ने ले ली है। तो देखिए शिंजो आबे और नरेंद्र सिंह कपानी को 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो नरेंद्र सिंह कपानी इज नोन एज द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल सही। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये हैं नरेंद्र सिंह कपानी जो कि भारतीय ही मूल के थे, लेकिन वो अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे, इस कारण से वो अमेरिकी मूल के कहलाते हैं। और भारत के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा उनको मरणोपरांत आपका क्या दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पद्म पुरस्कार जारी करती है, बिल्कुल सही। तो भारत का गृह मंत्रालय ही यह काम करता है। अब पद्म अवार्ड आर नॉट गिवन मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत इसको नहीं दिया जाता, तो बिल्कुल गलत है। देखिए जो व्यक्ति जीवित है या जो व्यक्ति मर भी चुका है उन सभी व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर हम आपके हायरार्की की बात करें यानी कि कौन सा अवार्ड पहले पे आता है, दूसरे पे, तीसरे पे आता है, तो पहले पे आपका तो भारत रत्न है सबसे सर्वश्रेष्ठ, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे आपका पद्म श्री अवार्ड है। ओके, चलिए तो इस प्रकार से आपका ये वाला तो गलत हो गया और बाकी के तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रिसेंटली सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम रिमेन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन, देखिए हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको अब मोटेरा स्टेडियम भी पहले कहा जाता था, ओके, वो हाल ही में न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। अब उसको वो कहां पर स्थित है? वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। अब देखिए एक छोटा सा और भी आपको चीज बताना चाहूंगा, जो आपका मोटेरा स्टेडियम है जो कि सरदार पटेल के इनक्लेव में आता है, ओके, उसका नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब आपसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है? वडोदरा में, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर सूरत में। ये चारों ही जगह कहां से संबंधित है? आपके गुजरात से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ऑप्शन बी, अहमदाबाद। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12। हु बिकेम द 67th ग्रांड मास्टर, इंडिया का 67th ग्रांड मास्टर कौन बन गया है? पहला लियोन मेंडोन का, ऑप्शन बी SG जुकेश, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद एंड ऑप्शन डी जी आकाश यानी कि गणेश आकाशन। तो देखिए ये जो आपका ग्रैंड मास्टर का खिताब होता है वो आपका चेस से संबंधित होता है। इस बार भारत के 67वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है लियोन मेंडोन का, जो कि एक 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ये आपके गोवा से आते हैं और ये प्रतियोगिता आपकी इटली में आयोजित की गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पे है तो ये, या फिर हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये आपका
स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ओके, चलिए, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खबर था। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट रिसेंटली, यानी कि भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के रूप में किसने नियुक्ति प्राप्त की है? पहला हिमा कोहली, ऑप्शन बी एम वीरलक्ष्मी, ऑप्शन सी वर्षा जोशी एंड ऑप्शन डी सौम्या स्वामीनाथन। तो ये आपका क्वेश्चन आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 मार्च को भी आपका इंटरनेशनल वुमेन डे भी आयोजित किया गया था, तो उस संदर्भ में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए, इसका आपका करेक्ट आंसर है श्रीमती हिमा कोहली को जो है तेलंगाना का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, और इनको शपथ जो है वहां के तेलंगाना के गवर्नर तमिलसई सौंदरराजन ने दिलाई थी। और तमिलसई सौंदरराजन किस प्रकार से अभी न्यूज में बने थे, क्योंकि इन्होंने अभी पदुचेरी का भी कार्यभार संभाल लिया है किरण बेदी के इस्तीफा यानी कि उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। यहां पर बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, यानी कि भारत में मतदान दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, यानी कि 69वें जो आपका संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 कर दिया गया था। तीसरा, नवंबर 1 इज बेस डेट मंथ फॉर गेटिंग एज ऑफ 18 फॉर वोटिंग, यानी कि वो व्यक्ति जो 1 नवंबर को उस साल की 1 नवंबर को 18 साल का हो जाता है वो आपका वोटिंग एज प्राप्त कर लेता है। एंड ऑप्शन डी, उमेश सिन्हा इज करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उमेश सिन्हा जो है अभी तात्कालिक अभी इस समय के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो देखिए, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप अपडेट होते होंगे, ठीक है, अगर आप हर चीजों को देखते होंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहा है ना, बाकी आपके साउथ इंडिया में भी चुनाव हो रहा है, और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, आप अगर हर चीजों पर आपकी बारीक नजर होगी तो आसानी से बता सकते हैं कि इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, गलत तो मैं यहीं से बता दूं कि ऑप्शन डी आपका, ओके, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। उमेश सिन्हा अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, बल्कि सुनील अरोड़ा है। ओके, और बाकी के आपके ये तीनों ही सही हैं। तो एक ही प्रश्न से आपने 4 बातों को जान लिया, और ये भी जानते रहिए कि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324 ये प्रावधान देता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को किया जाना, और जो व्यक्ति आपके 65 साल या उससे पहले का है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, और 5 साल का कार्यकाल उसको दिया जाता है। और भारत के पहले चीफ कमिश्नर इलेक्शन कौन थे आपके? सुकुमार सेन थे, ठीक है। और अभी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा है। ओके, सुनील अरोड़ा अभी 23वें वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। अब चलिए, अब बारी आती है आज के आखिरी क्वेश्चन की, और जहां से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इंडिया सिक्योर्ड 86th रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, यानी कि भारत ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 86वीं रैंक पोजीशन प्राप्त की है। दूसरा, दिस ईयर इंडियाज रैंक स्लिप्ड 6 प्लेसेस कंपेयर टू 2019, और इस बार 2019 की तुलना में भारत 6 स्थान पीछे हुआ है। तीसरा, इंडिया वाज अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन ग्लोबल इन क्लाइमेट रिस्क Index 2021 of German Watch, and option 4th is in India Innovation Index 2.0 Maharashtra secured first position in the major state category। और अभी हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया गया, उसमें मेजर स्टेट की कैटेगरी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। Which of the following is are correct? इनमें से कौन सा कथन सही है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए,
इंडिया ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 86वीं रैंक प्राप्त की है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला कथन तो सही हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दिस ईयर इंडियाज रैंक स्लिप्ड 6 प्लेसेस। बिल्कुल, 2019 में भारत की रैंकिंग अच्छी थी, लेकिन इस बार जो है वो डाउन हो गई। तीसरा, इंडिया वाज अमंग टॉप 10 कंट्रीज इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ऑफ जर्मन वॉच। तो ये बात बिल्कुल सही है, भारत इस बार टॉप 10 में था और भारत की पोजीशन 9वीं थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बताइएगा कि ये जर्मन वॉच संस्था के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें भारत की इस बार की रैंकिंग क्या है, टॉप 10, यानी कि 9वीं रैंकिंग है। चौथा, देखिए नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को जारी किया गया, जिसमें मेजर स्टेट की कैटेगरी में आपका कर्नाटका ने पहला स्कोर प्राप्त किया और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से ये तो गलत हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, कर्नाटका। तो देखते हैं पहला दूसरा तीसरा सही है, तो कहां पे ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये है आपके डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नीति आयोग ने किसकी जगह ली है या किसको रिप्लेस किया है, योजना आयोग को रिप्लेस करके आया है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले इस बार के एनडीए फर्स्ट 2021 एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो जितने भी मेरी पिछली की वीडियोस हैं, अभी की वीडियो जो आप देख रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, और इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेहतर तैयारी के लिए हमारे मेजर कृषि क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आकर जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन।